फंडामेंटल राइट्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आएंगे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करवाएंगे। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें 4 आर्टिकल है, 19, 20, 21 और 22। ये चारों आर्टिकल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। लगातार इवोल्यूशन के फॉर्म में रहा है। संविधान के बनने से लेकर आज तक के जो दौर रहे, कितनी बार इसमें बदलाव हो चुके हैं, कितनी बार इसके लिए कंसर्न्स बने, विधायिका न्यायपालिका के बीच में टकराव हुई, बहुत सारे कंसर्न्स हुए जिसने पूरे देश की दशा और दिशा को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इन चारों आर्टिकल को डिटेल पढ़ना होगा, स्पेशली अलग अलग पढ़ने होंगे, तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, इसलिए हम इसे अलग अलग आर्टिकल के रूप में अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लो जो राइट टू फ्रीडम है आपका, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये स्वतंत्रता का अधिकार मेंशंस किसमें है? आर्टिकल 19 से 22 तक। अब इसमें यदि बात करें तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन या स्पीच कह सकते हो उसे, तो आपके स्पीच या एक्सप्रेशन में कुछ राइट्स को कुछ प्रोटेक्शन दी गई है आपको। अर्थात आप जो अपने आप को, जो आपके अंतर्निहित इंट्रिंसिक आपकी वैल्यूज है, आपकी जो अंदर की जो व्हाट्सएवर भी जो आप फील कर रहे हो, जिसे आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको कुछ प्रोटेक्शन, संरक्षण दिया गया। अर्थात वो संरक्षण ऐसी संरक्षण है जिसमें आपको किसी कंसर्न से बाढ़ न किया जाए, किसी चीजों के द्वारा आपको लिमिटेड न किया जाए, ताकि आपकी अभिव्यक्ति पूरी ना हो सके, ऐसा व्यवस्था ना हो। इसके लिए सरकार आपको कुछ छूट देती है, संरक्षण देती है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सको। एक दूसरा जो 19 के बाद 20 है, 20 कह रहा है कि आपको किसी अपराध के संबंध में अपने आप को कन्विक्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। अर्थात आपको अपने ही खिलाफ कोई गवाही देने के लिए या किसी कंसर्न्स में आपको अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। उसके बाद आता है 21 में आता है कि व्यक्ति को जीवन का राइट कैसा होना चाहिए। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने के राइट्स हैं, और ये जीवन जीने के जो राइट्स हैं, जीवन का मतलब केवल जिंदा होना ही जिंदा नहीं होना होता है। जिंदा होने का मतलब ये हुआ है कि मनुष्योचित माहौल के साथ, अर्थात ह्यूमनफुल या उसको क्या है कि डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। अर्थात डिग्निफाइड लाइफ का मतलब ये होगा ऐसी कंसर्न जहां एक व्यक्ति को स्वसम्मान, एक मानवोचित सम्मान, जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को, उन सारे परिदृश्यों को, उन सारे कंसर्न्सों को धारित करते हुए व्यक्ति को जीना, ऐसे कंसर्न्स को ये कहा जाता है कि डिग्निफाइड लाइफ। ये इसको कहते हैं राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी भी कह सकते हैं। राइट टू लाइफ का मतलब जीवन जीने का भी अधिकार है। और जीवोगे कैसे? तो जो जीने का अधिकार है, तो इस जीवन को जीने के अधिकार का कंसर्न ये होंगे कि एक लिबर्टी भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होना चाहिए कि हमारे काम क्या है, हम कैसे कर रहे हैं, क्या हमें एक्सप्रेस कर रहे हैं, जीवन जीने के हमारे व्यक्तिगत तरीके कैसे होंगे, वो इस पे डिसाइड होगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में कहता है किसी विशेष परिस्थिति में आपको गिरफ्तारी से भी संरक्षण दिया जाता है। अर्थात किस कंसर्न्स में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, वहां गिरफ्तारी में आपके राइट्स क्या होंगे, उस टाइप में उन राइट्सों का संरक्षण कैसे होंगे, इन चीजों की चर्चा की है 22 में। तो बेसिक सर इसका नाम समझ लें। आज हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। तो जो आर्टिकल 19 है वो क्या है? इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट मतलब कुछ खास राइट्स के, सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच अर्थात वाक स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा। इसमें यह कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित मेन मुद्दा है। दरअसल इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच तो कहा गया, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच डायरेक्टली केवल फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ अन्य चीजें भी एडेड हैं। तो डिटेल यदि चर्चा करें आर्टिकल 19 का, तो मतलब क्या है, वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। अब कहा है कि व्यक्ति अभिव्यक्त कैसे कर सकता है। अभिव्यक्ति या बोलने में केवल और केवल शब्दों की मर्यादा या शब्दों की ही आवश्यकता नहीं होती है, शब्दों की इतर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो किसी समाज में हो, आप भयाक्रांत हो, आप फियरफुल कंसर्न्स में जी रहे हो। ऐसे कंसर्न्स में भले ही शब्द तो आपके मुंह में होते हैं, लेकिन वो शब्द निकलते नहीं है। तो परिस्थितियां ये होती है कि जब तक आपको एक इंटरनल और बाहरी दोनों ही तरह से एक मिनिमम डिटरेंस की कैपेसिटी ना हो, जब तक आपको एक न्यूनतम सुरक्षा की भावना ना हो, तब तक आप बोल नहीं सकते। दूसरा कंसर्न ये होगा कि मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आप दूसरे के पैसे पे या दूसरे के संसाधनों पे जी रहे हो।
ऐसे कंसर्न्स में भी मुंह में शब्द होते हुए भी उन शब्दों को आप प्रॉपर तरीके से प्रकट नहीं कर सकते, शब्दों को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये जो कंसर्न्स है, इसीलिए इसमें कहने के लिए तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है, लेकिन इन स्पीच में जब आओगे तो इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। खास करके जो आर्टिकल 19 है, इस 19 में जो 7 राइट्स के बारे में चर्चा की गई है, इस 7 राइट्स में स्पेशली एक जो जमीन जायदाद से संबंधित थी, प्रॉपर्टी से संबंधित बातें थी, उसको बाद में 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। तो ये 7 रूल्स बनाए गए। इसमें जो क्लॉजेस की बात करते हैं तो इसमें क्लॉजेस भी बहुत हैं। जैसे क्लॉजेस का मतलब, इसमें आर्टिकल 19 में कई सारे क्लॉजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इसमें जो आर्टिकल का जो क्लॉज फर्स्ट है, इस क्लॉज फर्स्ट में वो सारे राइट्स की चर्चा की गई है, जो राइट्स आपको दिए गए हैं, चाहे वो बोलने का राइट हो, या एक एसिमिलेशन करने का राइट हो, या अन्य जो भी चीजें हैं, व्यापार करने की राइट हो, घूमने का राइट हो, ये जितने भी राइट्स हैं वो सारे राइट जो क्लॉज 1 है, इस क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए बी सी डी एंड सो ऑन ऐसे करते करते जी तक पहुंचा है, इतने क्लॉज में दिए गए हैं राइट्स की व्यवस्था। और इसके अलावा जो 2 3 4 5 6 है, इसकी यदि बात करें तो इसके तहत इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। रिस्ट्रिक्शन लगाया जाने का मतलब ये हुआ कि जो क्लॉज 1 के तहत आपको राइट्स दी गई है, वो राइट अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि मान लो आपको जो स्वतंत्रता है तो हमारी भी स्वतंत्रता है। और याद करिए, जिस दिन हमने ड्यूटीज और राइट की चर्चा की थी, तो जो हमारे राइट्स हैं वो दूसरे की ड्यूटीज होती है, वरना बिना ड्यूटीज के हमारे राइट्स पूरे नहीं हो सकते। और हमारी जो ड्यूटीज है वो दूसरे का राइट्स है। तो चूंकि राइट्स तो सबके पास है, तो इसलिए दूसरे के राइट्स आपके लिए ड्यूटी बनती है और आपके राइट्स दूसरे के लिए ड्यूटी बनती है। तो कहा जाता है इन ड्यूटीज के लिए राइट्स को एब्सोल्यूट नहीं बनाया जा सकता, उस पर प्रॉपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब जो तार्किक रूप से उचित रिस्ट्रिक्शन हो वो लगाया जाना चाहिए, असीमित अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। तो याद करिए, हमने फंडामेंटल राइट से कंसर्न्स में बताया कि सबसे बड़ा जो फंडामेंटल राइट वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, वो खुद आर्टिकल 19 ही करता है। आर्टिकल 19 में ही अपने ही अधिकारों को कैसे लिमिटेड किया जाए, कैसे मिसयूज ना हो जाए, इस पे बातें ध्यान में रखी गई है। तो चलिए चर्चा करते हैं हम आर्टिकल 19 को डिटेल ध्यान रखते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित जो राइट्स होंगे, इससे संबंधित जो चीजें होंगी, इसमें कुछ राइट्स का प्रोटेक्शन। तो इस आर्टिकल 19 में 2 क्लॉजेस हैं। एक क्लॉज है 1, 19 का 1, और दूसरा है 19 का 2। जो 1 है इसमें राइट्स की बात की गई है कि आपके राइट्स कौन कौन से हैं, और जो 2 है इसमें रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। रेस्ट्रिक्शन की बात की गई है, और ये जो रेस्ट्रिक्शन है अर्थात इसको कहता है निर्बंधन। निर्बंधन का मतलब उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तो ये ध्यान रखिए बार बार, जब भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा तो ये रीजनेबल होना चाहिए, अर्थात तार्किक होना चाहिए, तार्किक या रीजनेबल होने चाहिए। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स नहीं है कि जब चाहे इसे छीन लिया जा सकता है, यहां तक कि आप चाह के भी फंडामेंटल राइट्स छोड़ नहीं सकते। ये भी भारत में स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के संबंध में एक नियम है। कई सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जहां फंडामेंटल राइट्स को चाहो तो व्यक्ति छोड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यही आर्टिकल 20 और 21 जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कशन करवाएंगे। जैसे कहा जाता है कि इस 19 में देखोगे तो कहा जाता है जी बोलने में ना बोलने का राइट भी शामिल है, आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन जीने में ना जीने का राइट शामिल नहीं है, अर्थात आप सुसाइड नहीं कर सकते। सुसाइड भारतीय समाज में या भारतीय कानून में या भारतीय धार्मिक परंपराओं में भी देखोगे तो गलत ही माना गया है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे राइट्स असाइन राइट होते हैं जो आप पैदा होते ही आपको राइट्स मिल गया और उस राइट को आप खुद भी समाप्त नहीं कर सकते। आगे इसकी भी डिटेल डिस्कशन करवाएंगे कि क्यों हम सुसाइड नहीं कर सकते। पहले तो यहां तक कि ये हमारी जो दंड विधि प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं में भी जो हमारे जो दंडिक प्रक्रिया है, अर्थात जो क्रिमिनल एंड सिविल लॉज है, इस कंसर्न्स में भी इस बात को अपराध घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उसे थोड़ा मॉडरेट किया गया। तो अब भी लेकिन सुसाइड अलाउ नहीं है। तो चर्चा करवाएंगे इसके अंदर क्या क्या होंगे। जो राइट्स है, हमने कहा कि राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे सरकार हो या संविधान या कोई भी कंसर्न्स हो। इसीलिए जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो कैसा होगा, वो तार्किक होंगे, अर्थात रीजनेबल होंगे या लॉजिकल होंगे। तो ये समझ में आ गया कि जो फर्स्ट है इसका क्लॉज ये राइट्स दे रहा है, और जो सेकंड की बात ही बात करें तो ऐसा इसमें केवल 19(2) ही नहीं है, यहाँ 19(2) के बाद लगातार 6 है, 19(2), 3, 4, 5 एंड 6, ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन वाले हैं।
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अर्थात तार्किक निर्वचन के लिए। अब इसमें यदि बात करें राइट्स की बात करें तो राइट्स कौन कौन सा है, तो सबसे पहले बात करते हैं 19(1) का, ये तो है ही क्लॉज 1। क्लॉज 1 में कई सारे सब क्लॉज हैं, इसको हम लोग ए बी सी डी इट्सेट्रा से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ एन जी, एफ एन जी। उसमें एफ वाला जो पार्ट है ये प्रॉपर्टी वाला पार्ट था, इसको समाप्त कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में, और प्रॉपर्टी के राइट को आर्टिकल 300 के पार्ट ए में इसको सन्निहित कर दिया गया। आगे हम लोग जब प्रॉपर्टी के राइट पढ़ेंगे 300 ए पढ़ेंगे, वहां डिटेल करवाएंगे। अभी आप ये समझ लो कि आर्टिकल 19 के जो क्लॉजेज है, फर्स्ट है, इस फर्स्ट क्लॉज में टोटल जितने ए से लेकर जी तक सब क्लॉजेज हैं, इन ए से लेकर जी तक के सब क्लॉजेज में एफ वाले को समाप्त कर दिया, तो अब बचा कितना, ए बी सी डी ई अर्थात और जी, अर्थात अभी भी 6 बचे हुए हैं। तो जो ए वाला पार्ट है, इसमें ए में क्या है, यहां भी एक पॉइंट ध्यान रखो, इसको सीरियल में याद करना है। इसको याद करने के लिए कोई बड़ी आपको व्यवस्था नहीं होगी, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि बी पे किसका रिस्ट्रिक्शन है, सी पे किसका रिस्ट्रिक्शन है। तो जो ए है इसको 19(2) रिस्ट्रिक्ट करता है, जो बी है उसको 3 रिस्ट्रिक्ट करता है, जो सी है इसको 4 रिस्ट्रिक्ट करता है, डी और ई इस दोनों को 5 रिस्ट्रिक्ट करता है, एफ तो हटा ही दिया, जो जी है जी को 6 रिस्ट्रिक्ट करता है। अर्थात ये पूरा सीरियल से ही चलेगा, आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। सब क्लॉज ए कौन कंट्रोल करेगा इसे, क्लॉज 2, उसके बाद जो बी है क्लॉज 3, सी को कौन कंट्रोल करेगा, क्लॉज 4, डी और ई को क्लॉज 5, और जो हमारा जी वाला चूंकि आपको समाप्त कर दिया, तो जी को कंट्रोल कौन करेगा, वो करेगा 6। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंडिविजुअलिज्म में कि कौन कौन सा राइट्स क्या है और उसको कंट्रोल किस आधार पे किए जाते हैं। ये तो एक नॉर्मल लॉजिकल फ्लो चार्ट है, जिस फ्लो चार्ट को आप याद कर लेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो जो सी वाला पार्ट है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो ये आपको याद हो जाएगा। अब लौटते हैं हम लोग आर्टिकल 19 का क्लॉज 1, इसके सब क्लॉज ए। सब क्लॉज ए में क्या कहता है, जो सब क्लॉज ए है ये एक्सप्रेशन से संबंधित है, अर्थात अभिव्यक्ति, इसको एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्हाट्सएवर जो भी आप चाहो आप बोल सकते हो, अपने आप को जैसे चाहो वैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अपने आप को एक्सप्रेस, अब यहां ध्यान रखो, एक्सप्रेस का मतलब कई अर्थ में हो सकता है, अर्थात आप बोल भी सकते हो, शाब्दिक एक्सप्रेशन कर सकते हो, भाविक अर्थात आप अपने न्यूएंसेस के साथ कर सकते हो, या फिर वेदर जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वर्बल हैं, नॉन वर्बल्स हैं, किसी भी तरह आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन का राइट है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है मतलब एक्सप्रेशन किस तरह हो सकता है, चाहे तो वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, या साइलेंस हो सकता है। आप मौन ही हो जाओ, आपको नहीं बोलना है, ये भी आपके राइट्स होंगे, क्योंकि हमें बोलने की राइट्स है, हम नहीं बोलेंगे, ये भी हमारे राइट्स होंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अब कंसर्न्स ये है कि जब आप वर्बल या नॉन वर्बल, शाब्दिक या अशाब्दिक या साइलेंस को मेंटेन करते हो, तो ऐसे कंसर्न्स में आपको ये भी ध्यान रखने होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे की डिग्निटी को हार्म पहुंचा रहा है, या दूसरे की डिग्निटी को अंडरमाइन कर रहा है, या दूसरे को कि किसी प्रतिष्ठा या पद पे चोट पहुंचा रहा है। ऐसे ही कंसर्न्स के लिए ये क्या है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये क्या है, एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड नहीं है। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन कौन लाया, इसके लिए हम लोग आते हैं जो ए वाला पार्ट है इसका, सॉरी ये ए, इसको रेस्ट्रिक्ट कौन रहा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19 का क्लॉज 2। अब जो 19 का क्लॉज 2 है इसमें कितने से पॉइंट्स हैं ये ध्यान रखो, तो कहा जाता है इसमें 8 आधार है, 8 बेसिस है, 8 पॉइंट है। इस 8 पॉइंट के आधार पे आपको रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, अर्थात आपके जो एक्सप्रेशन है उसको 8 पॉइंट के आधार पर रोका जा सकता है। वो 8 पॉइंट कौन है, इस 8 पॉइंट की भी चर्चा करें। जो 4 पॉइंट है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, बाद में 4 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया गया लेटर। 4 कब ऐड किया गया, लेटर एडेड। अर्थात ये है कि जो हमारा आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, जिसमें हमें एक्सप्रेशन की छूट मिली है, उस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सेम आर्टिकल 19 में ही क्लॉज 2 बनाया गया। क्लॉज 2 कहता है कि किन आधारों पे आपको रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है,
तार्किक रूप से निर्बंधित किया जा सकता है कि आप एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, तो वो 8 आधार है। तो ये 8 आधार कौन है, हम इसकी चर्चा कर लेंगे कि जो ओरिजिनल कौन सा है। तो 8 बेसिक पॉइंट्स है इसमें जो 4 वाला पॉइंट है वो 4 पॉइंट्स कौन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो स्पेशली इसको ध्यान रखो, ये 4 पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो 4 पॉइंट्स है वो ये होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब आपकी भाषा शैली, आपकी बातचीत ऐसी नहीं होनी चाहिए या आपका एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि राज्य का अस्तित्व ही या राज्य की सुरक्षा व्यवस्था ही खतरे में आ जाए। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो पॉइंट्स है वो डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी के लिए आप अपमानजनक बातें नहीं करेंगे। अपमानजनक बातें का मतलब किसी पे झूठा आरोप लगा देना या किसी को अपमान कर देना। जैसे अभी आपने देखा होगा कई सारे कंसर्न्स में, दिल्ली में स्पेशली केस में देखा होगा, कहा जाता है कई सारे नेताओं में एक ये अजब सी बीमारी थी कि वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोप लगा देता था, उसके पास सबूत नहीं होते थे, बाद में जब कोर्ट में जाई जाती थी तो फिर वो व्यक्ति माफी मांग लेता था। प्राय ऐसा तमाम नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो कंसर्न है कि आप बोलने के टाइम में जो कुछ भी बोलेंगे वो सबूत सहित बोलेंगे और जब नेसेसिटी हो तभी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को अपमानजनक बातें आप करेंगे। तो डिफेमेशन नहीं होना चाहिए और इसके लिए सजा क्या है आगे इसकी भी हम लोग चर्चा करवाएंगे। यदि किसी को अपमानजनक बातें करते हो तो कोर्ट के पास राइट है कि वो डिसाइड करेंगे कि उससे कितना डिफेम हुआ, क्या वो दोबारा उसे प्रतिपूर्ति की जा सकती है या नहीं की जा सकती, क्या हो सकता। तो अभी हम लोग उसको डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी हम लोग मूल मुद्दे पे चर्चा करें। 4 आधार जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था वो क्या था, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। दूसरा क्या था, डिफेमेशन अर्थात अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरा है मोरालिटी अर्थात नैतिकता से संबंधित प्रश्न हो। यदि मान लो आप कुछ ऐसी बातें नहीं करेंगे कि अनैतिक हो, अनैतिक का मतलब होगा चाहे कुछ भी ऐसे शब्द हो सकते हैं जो समाज के दृष्टिकोण में अनैतिक हो, आप उस अनैतिक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे या उस अनैतिक एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। जैसे मान लो एक कंसेंस बेसिक हम नॉर्मल पूछ सकते हैं, जैसे वल्गर शब्दों का प्रयोग होगा या फिर शराब पीने की इच्छा होगी। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग दो आपके लिए तार्किक रूप से कोई असर नहीं करता होगा, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग चूंकि मोरालिटी या नैतिकता के दृष्टिकोण से सही नहीं है। या एक एग्जांपल और भी हो सकता है, हम एक व्यापार की बात करेंगे, इसी में 19(1) का जो जी वाला पार्ट है उसमें चर्चा करते हैं। जैसे कंसर्न होगा कि व्यापार करने का राइट है, हम कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, तो क्या मानव अंगों को बेच सकते हैं, क्यों नहीं बेच सकते मानव अंगों को, मानव अंगों को बेचने में क्या दिक्कत है, आपको किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो एक प्रश्न ये भी उठ सकता है कि कोई व्यक्ति बच्चे को जन्म ही इसलिए दे कि उसके आंगन का व्यापार करे, तब क्या होगा। तो कंसर्न ये होता है कि इसमें तार्किक रूप से कोई घाटा नहीं है, लेकिन एक मोरालिटी का कंसर्न है। हम जिस समाज में रहते हैं उन समाज की तमाम ऐसे परिदृश्य होते हैं, तमाम ऐसे कंसर्न होते हैं जिनके आधार पर हम बंधे हुए होते हैं और उन बंधनों का या उन जो नैतिकता है जो समाज हमसे चाहती है उनका सम्मान करना हमारा राइट होता है। यदि हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो धीरे धीरे समाज की जो आंतरिक शक्ति है अर्थात जो उसके इंटरकंसेंटेंट वाली फोर्सेस हैं जो मजबूती से बांधता है वो फोर्स ही खत्म हो जाएगा और ओवरऑल संसार या जो हमारा समाज है वो रोबोटिक होकर बिखर जाएगा। आज बहुत हद तक शहर कंसल में आपने ऐसा देखा ही होगा। तो कहा जाता है कि नैतिकता से संबंधित प्रश्न, इस पे भी आपको एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे जो चौथा वाला पार्ट था वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब आप कोर्ट के कॉन्टेम्प्ट में नहीं जा सकते, अर्थात कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते। कोर्ट के खिलाफ का मतलब यहां ध्यान रखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो मुद्दा है इस मुद्दे में कोर्ट के किसी फैसले की आलोचना तो आप कर सकते हो, तार्किक आधार पर आलोचना की मतलब ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा कंसेंस, लेकिन आप कोर्ट के खिलाफ कि जज गलत है, जज की मंशा गलत है, भ्रष्ट है एंड सो ऑन, ऐसे करके आप कोर्ट की आलोचना नहीं कर सकते। हाँ, एक जो न्यायसंगत आलोचना है जजमेंट का वो कर सकते हो, लेकिन कोर्ट के आदेश का अवमानना नहीं कर सकते। अवमानना का मतलब उसको झुठलाया नहीं जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये है 4 आधार जो महत्वपूर्ण आधार है, आज भी महत्वपूर्ण है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन किया गया था। क्या क्या था, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिफेमेशन, मोरालिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा जो 3 और बेसिक पॉइंट्स थे वो बाद में ऐड किया गया। 3 पॉइंट्स और ऐड किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तुरंत बाद। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ इसमें 3 पार्ट ऐड किया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद करिए कब हुआ था, 1951 में। कई सारे केसेस हुए थे इसमें, डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट के बीच का विरोध था, जमीन जायदाद की बंटवारे से संबंधित बातें थी, क्या समाज के पिछड़े या शोषित वर्गों के लिए कुछ अलग सा प्रावधान किया जाए नहीं किया जाए, इन सब सारी चीजों के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के बीच में टसल हो रहा था। इन्हीं कंसर्न्स में पहला संविधान संशोधन होता है और बहुत सारी चीजों को बदली जाती हैं अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कंसर्न्स में हम लोग पढ़ेंगे उसे। अभी हम यहां चर्चा करें कि जो
तीन पार्ट था, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पार्ट था, 3 पार्ट बाद में जोड़ा गया। कहां? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? तो इसमें कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर का मतलब यह हुआ कि लोक व्यवस्था, अर्थात समाज में एक प्रॉपर व्यवस्था बनी होनी चाहिए, प्रॉपर समाज में एक प्रॉपर कंसेंस बने होने चाहिए, जिसमें समाज में सभी लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस एंड पीसफुल कम्युनिटी की तरह रह सकें। इसीलिए इस कंसेंस में भी आपके एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। जैसे मान लो आप धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते। धार्मिक उन्माद फैलाने का मतलब आज भी आपने देखा होगा हमारे समाज के बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं कि वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, एक्सेट्रा पे उन्माद फैलाने का काम करते हैं। यदि कहीं कुछ गलतियां होनी भी चाहिए तो एक एलिट क्लास सिटीजन की तरह आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की ओर जाना चाहिए, आपको कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों को भड़का के रोड पे खुद से उतर आएंगे और कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कहीं गलतियां हुई है, किसी के राइट का हनन हुआ है, तो उसके लिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो जुडिशियल व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत आप जाएंगे। अर्थात पब्लिक ऑर्डर के लिए भी आपके यदि बोलने से पब्लिक ऑर्डर में खतरा होता है, अनस्टेबिलिटीज होती है, तो आपको रोका जा सकता है। फिर उसके बाद आता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अर्थात जो आप किसी को अपराध के लिए उकसा रहे हो। आप खुद तो फाइट नहीं करते। जैसे कश्मीर में जो अलगाववादी थे, जो कश्मीर में सेपरेटिस्ट थे, इंसर्जेंट्स थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग खुद तो लड़ते थे या नहीं लड़ते थे, वो अलग कंसर्न था, लोगों को भड़काते थे कि तुम्हें इसके लिए अलग एजिटेशन करना है, लड़ना है, इसके लिए सुसाइड बॉम्बर बनना है एंड सो ऑन। या सामान्यतः किसी व्यक्ति को ही, आप किसी समाज को ही, या किसी जाति को ही, या किसी धर्म को ही उकसा रहे हो कि कोई अपराध करे, इसके लिए भी आपके एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। आपने अभी देखा होगा राम मंदिर के केस में, या बहुत सारे केसेस में कुछ लोगों ने कहा, या अभी सीए और एनआरसी वाले केसेस में आपने देखा बहुत सारे लोगों ने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों को इस देश से भगा दिए जाएंगे। अब जब मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, ये एक्साइटमेंट ऐसा था कि आम जनता या आम मुसलमान जो कम पढ़ा लिखा है, गरीब टाइप के लोग होंगे, उनके दिमाग में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के राइट्स नहीं, उनके दिमाग में क्या होगा? वो ऑलरेडी आक्रमण पे उतर आया, ऑफेंस पे उतर आएगा। तो ऐसे कंसर्न्स में भी आपकी वाक शक्ति को रोक दिया जाएगा कि आप ऐसी गलत बयानी ना करें, या किसी को अपराध के लिए उकसा नहीं सकते। तो यही कंसर्न्स है, इंसाइटमेंट या इंसाइटिंग फॉर ऑफेंस। यदि आप किसी ऑफेंस के लिए किसी को भड़का रहे हो, उकसा रहे हो, इसके लिए भी आपको रोका जा सकता है। इसके साथ तीसरा पॉइंट और ऐड कर दिया गया, वो है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। यदि विदेशी राज्य के साथ हमारे मित्रवत संबंध है, तो आप उस विदेशी राज्य के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलेंगे। खासतौर पे मान लो जो हमारा सबसे प्रिय दोस्त या क्लोज मित्र होगा। ऐसे देश भी होते हैं जहां स्ट्रेटेजिक से लेकर इकोनॉमिक तक तमाम हमारे संबंध बनते हैं। आप यदि उस देश के साथ हमारी संबंध अच्छे हैं और उसके खिलाफ यदि आप कुछ बोल रहे हो जिससे हमारे उस देश के साथ संबंध बिगड़ने का खतरा हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। अर्थात फ्रेंडली, दोस्ताना विदेशी राज्य के खिलाफ, दोस्ताना विदेशी राज्य के खिलाफ, अर्थात ऐसा फॉरेन स्टेट्स जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, इन तीनों के भी इनके खिलाफ बोलने पर, के खिलाफ बोलने पर, अर्थात ऐसे फॉरेन स्टेट्स के खिलाफ कुछ भी बोलने से आपको रोका जा सकता है जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, या हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो काफी उच्च स्तर पे हैं। तो ये 3 पार्ट जोड़ दिया गया जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो कितने हो गए? 4 3 7। एक पार्ट और जोड़ दिया गया, टोटल जो 8 था वो था 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो इधर जब जोड़ा, ये कब था? 1963 में। 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 के तहत एक पॉइंट और जोड़ दिया, वो है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित यदि कोई बातें होंगी जिस पे खतरा आएगा, उसमें भी आपके एक्सप्रेशन को रोक दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा होगा? एक पार्ट और कौन दे दिया? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के संप्रभुता और अखंडता से संबंधित प्रश्न पे यदि आपकी बातें कुछ ऐसी हो रही हैं, जैसे मान लो आप ऐसा करोगे, अब पंजाब में है, खालिस्तानी इश्यूज है, आप ऐसा करोगे कि लोगों को अलग होने की बात कह सकते हो, जिससे ये होगा कि भारत से अलग हो जाए। कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन चल रहा था, या मान लो कहीं और भी जैसे स्टेट्स हैं, कुछ अलग भी स्टेट हैं जो देश से ही अलग होने की बात करते हैं, तो ऐसे कंसर्न्स को भी रोका जा सकता है, वहां भी आपको एक्सप्रेशन के राइट नहीं दिए जा सकते। तो टोटल कितने हो गए? 8 बेसिक आधार हो गया। मूलतः कौन सा हो गया? सिक्योरिटी, और इसके साथ यहां जोड़ लेंगे तो इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, फिर हो गया डिफेमेशन, फिर मोरालिटी, फिर हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट फॉर एन ऑफेंस,
और विदेशी राज्यों से संबंधित जिसके साथ हमारे दोस्ताने संबंध है उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। अर्थात 19(1) का जो ए है, जो राइट्स हमें देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो कुछ भी बोलना चाहो उनको इन 8 आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस है, इन 8 आधार पे रोका जा सकता है। 8 में भी बात करें तो 4 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, 3 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया 1951 में, और 1 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1963 में ऐड कर दिया गया। क्लियर हुआ ये मुद्दा? अब इसके बाद हम लोग लौटते हैं जो 19 का क्लॉज 1 का बी है उसकी बात करते हैं। जो बी है वो क्या कहता है? तो इसमें ये कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन या हथियार रहित सम्मेलन की बात करने का, अर्थात पीसफुल एजिटेशन या पीसफुल आप एक्यूमुलेशंस कर सकते हो। अर्थात यदि आप आर्म्ड नहीं है, हथियार से लैस नहीं है, तो शांतिपूर्वक किसी जगह पे आप इकट्ठा हो सकते हैं, इसके आपके राइट्स हैं। आप संगठन, सभा एक्सेट्रा का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको, हाँ कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जहां आर्टिकल 144 जहां सेक्शन 144 एक्सेट्रा लगा दिए जाते हैं, धारा 144 आदि, जहां की लोक व्यवस्था बिगड़ने का डर होता है, वहां लोगों को एक साथ जमा होने से रोका जा सकता है। एक वो अलग कंसर्न्स है, लेकिन मूलतः जो 19B है वो ये कह रहा है कि पीसफुल, अर्थात जो पीसफुल कंसर्न्स है संगठन या संगठित होने का, या आर्मलेस या हथियार रहित, पीसफुल और हथियार रहित, अर्थात आर्मलेस। आर्मलेस का मतलब यह होगा कि आप बिना हथियार सहित, जब हथियार रहित, सॉरी आर्मलेस या पीसफुली यदि आप चाहो कहीं एक जगह कोलैबोरेट होने के लिए या संगठित होने के लिए, तो वो राइट आपको अलाउ है। लेकिन कंसर्न्स ये है, कई बार आपकी उपस्थिति, आपकी संगठन ही किसी दूसरे लोगों में फियर फैक्टर को क्रिएट करने में के लिए काफी होता है। अर्थात कई बार यदि मान लो आपके घर के सामने 20 लोग आ जाए, भले उनके पास हथियार हो या ना हो, लेकिन आपके विरोधी पक्ष के लोग हैं, तो ये चांसेस है कि आपके अंदर एक भय पैदा हो जाए। या कई बार समाज में असंगठन कंसर्न्स बनने शुरू होते हैं, जब भीड़ जमा हो जाएगा तो भीड़ का नियंत्रण नहीं होता। अभी भले ही भीड़ शांतिपूर्ण हो, लेकिन अचानक भीड़ में हिंसा भड़क सकता है, दंगा भड़क सकता है। ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? इसीलिए कहा जा सकता है कि यदि सरकार को लगे तो इस अर्थ में इन भीड़ को भी रोका जा सकता है। ये कब है? ये शांतिपूर्ण या नॉर्मल कंसर्न्स में है। नॉर्मल कंसर्न्स या नॉर्मल स्टेज में, नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट का कंसर्न्स हुआ, स्टेट का मतलब राज्य मत समझना, नॉर्मल स्टेट का मतलब नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में आप पीसफुल कम्युनिटी बना सकते हो, हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हो, ये सारी चीजें हो सकता है। लेकिन इस पे रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाया गया? तो इस पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो कौन लगाएगा? तो 19 का 3, जो कि जो 2 था उसने ए पे लगाया। अब यह सीरियल नंबर से चलेंगे। 19 का आर्टिकल 19 का क्लॉज 3 इसको कंट्रोल करता है। जो 3 है ये कौन से कंट्रोल करेगा? तो इसमें एक आधार है जिस आधार पे कंट्रोल किया जा सकता है। वो बेसिक पॉइंट्स क्या है? तो कहा जाता है पब्लिक ऑर्डर एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अर्थात पब्लिक ऑर्डर का मतलब लोक व्यवस्था और देश की अखंडता के आधार पे आपको रोका जा सकता है। आप देश के खिलाफ नारा लगाने के लिए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए संगठित नहीं हो सकते। तो इसमें कौन सा है? इसमें हो जाएगा पब्लिक ऑर्डर, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यही हो गया कि पब्लिक ऑर्डर, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के आधार पे इसको भी रोका जा सकता है। यदि आपके जमा होने से भारतीय की संप्रभुता खतरे में आ जाए, या आपके जमा होने से भारत की अखंडता पे कोई आंच आए, या फिर लोक व्यवस्था बिगड़े, ऐसी व्यवस्था में भी आपको रोका जा सकता है। हाँ, कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए भारत के जो क्रिमिनल्स लॉ है उनमें कई सारे प्रावधान है। स्पेशली धारा 144 का प्रयोग किया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। और इसमें ध्यान रखो, ये क्रिमिनल लॉ के 144 सेक्शन 144 है, जिसके तहत जो संगठन को जब चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा रोका जा सकता है। अर्थात जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जिला का डीएम होता है या एसडीएम होता है, ये लोग चाहे उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ मात्रा में कुछ कंसर्न्स के साथ लोगों को जमा होने से रोक सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19 का 1B। इसके साथ आएंगे 19(1) का क्लॉज 6, सॉरी 1 का C, सब क्लॉज C। जो 19(1) का सब क्लॉज C है, इसमें होता है कि एसोसिएशन, यूनियन या कोऑपरेटिव कमिटी आप बना सकते हो। एसोसिएशन का मतलब आप एक संगठन बना सकते हो। संगठन बनाने का मतलब यह हुआ कि आप एक ग्रुप संगठित होकर बना सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, एक सहकारी समिति बना सकते हो। तो सी में क्या कर रहा है? एसोसिएशन,
यूनियन या कोऑपरेटिव कमिटी बना सकते हो। अब देखो एसोसिएशन का मतलब हमारे राइट्स हैं कि हम कुछ लोगों के साथ 10 20 50 लोगों के साथ मिलकर अपना एक एसोसिएशन बना सकते हैं। हम 10 20 50 लोगों के साथ एक यूनियन बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम कोऑपरेटिव कमिटी भी बना सकते हैं। या ध्यान रखो जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनल संविधान में यही दो चीजें थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बाद में ऐड कर दिया गया कोऑपरेटिव कमिटी। तो कोऑपरेटिव कमिटी को कब ऐड किया गया, स्पेशली ये ध्यान रख लो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐड किया गया। और ये ऐड कब हुआ, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो कंसेंस है ये 2011 में लागू हुआ था, अर्थात 2011 में इसको लागू किया गया, अर्थात कोऑपरेटिव कमेटी वाली बात। मूल संविधान में एसोसिएशन और यूनियन बनाने की छूट थी। हाँ, लेकिन आप एसोसिएशन और यूनियन क्यों बना रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप देश के खिलाफ ही प्लान कर रहे हो। जैसे बहुत सारे संगठन हैं, जैसे सिमी था, सिमी का मतलब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट्स ऑफ इंडिया, ये उग्रवादी संगठन था, इसे रोक लगा दिया गया। अभी भी कश्मीर के कई सारे संगठन हैं जिनको रोक लगा दिया गया सरकार ने कि मतलब ऐसे एसोसिएशन आप नहीं बना सकते। एसोसिएशन बनाने का मतलब वो होगा कि ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जिसमें देश की संप्रभुता, शक्ति या सुरक्षा पे कोई आंच ना आए। आप देश के में रह के देश के खिलाफ ही प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो रेजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा वो कौन लगाएगा, तो इसके लिए रेजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगा 19 का क्लॉज 4 लगाएगा। अब ये 19 का जो क्लॉज 4 है ये कैसे लगाएगा, तो इसमें कहा जाएगा, इसमें भी वही कंसर्न्स होंगे, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता और अखंडता, जहां भी इससे, या लोक व्यवस्था, जहां भी इन तीनों पे प्रश्न उठ जाए, अर्थात पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इनके तहत एसोसिएशन पे भी रोक लगाए जा सकते हैं, यूनियन पे भी रोक लगाया जा सकता है, कोऑपरेटिव कमेटी पे भी रोक लगाई जा सकती है। अर्थात देश के हित में इन सारी चीजों पे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी ध्यान रखिए, एसोसिएशन कैसा, तो एक मोरालिटी के आधार पर भी इस पे रोक लगाई जा सकती है। आप ऐसे संगठन नहीं बनाएंगे जो नैतिक रूप से भी गलत होगा, तो यहां मोरालिटी को भी ऐड कर दिया गया। यहां 4 आधार हो गए। क्या क्या आधार हो गए, एक तो पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, एंड दूसरा होगा कौन सा, इंटीग्रिटी, एंड जो नेक्स्ट है वो मोरालिटी। अर्थात इन 4 आधार पे आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज सी है, अर्थात एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव कमेटी वाले जो कंसर्न्स है, इसको इन आधारों पे रोका जा सकता है। इसमें एसोसिएशन और यूनियन कौन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन था। कोऑपरेटिव कमेटी की बात करें तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा ऐड किया गया, बाद में तो कोऑपरेटिव मंत्रालय भी बना दिया गया। तो दैट द डिफरेंट पार्ट। इसके बाद जो क्लॉज डी 1 का क्लॉज डी और ई है, इसमें बात करें तो जो डी है इसमें क्या है, तो कहा जाता है डी में राइट टू मूव फ्रीली है, राइट टू मूव फ्रीली, अर्थात पूरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक जहां मर्जी हो वहां आप घूम सकते हो। क्योंकि देश हमारा है, हम भारत के लोग हैं, हमारा ही संविधान है, हमने ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंपावर्ड किया है। प्रियम्बल याद करिए, उसमें क्या लिखा था, हम भारत के लोग संविधान को अपने ही आप को सौंपते हैं, अर्पित करते हैं। तो ऐसे कंसर्न्स में चूंकि हमारा ही देश है, हमने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमने ही जो रूल बनाए, तो हमारे पास राइट होता है, राइट टू मूव फ्रीली। पूरे इंडिया में जहां भी मर्जी है हम फ्रीली घूम सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ई है इसमें कहा गया कि राइट टू रिजाइड, अर्थात बसने का अधिकार, राइट टू रिजाइड, अर्थात रेजिडेंस भी हम कहीं भी बना सकते हैं। क्योंकि भारत एक है, भारत की कंसर्न्स एक है, नागरिकता एक है, सिटीजनशिप एक है। तो इसका मतलब जब हम भारत के नागरिक हैं, कोई राज्य के नागरिक तो है नहीं कि हम दिल्ली के नागरिक हैं तो तमिलनाडु में नहीं बस सकते। जब पूरा देश ही एक है, सब कुछ एक है, तो इसका मतलब है कि हम जहां जाएं वहां बसना भी चाह सकते हैं। अब इन दोनों ही आधार पे, एक ही आधार पे दोनों को रेस्ट्रिक्ट किया गया। तो क्या क्या था, तो जो डी है और ई है, इस दोनों को रेस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है, क्या ध्यान रखो, इन दोनों का रेस्ट्रिक्शन का काम कर रहा है 19 का क्लॉज 5। अब ये कौन से आधार पे कर रहा है, तो ये कर रहा है 2 आधार पे। जैसे इसका कंसर्न समझ लो, जैसे मान लो कहीं लोक संस्कृति, लोक व्यवस्था या ट्राइबल के केस है। अब मान लो जनजातीय इलाका है,
जनजातीय इलाका में यदि सारे के सारे इधर वाले मेनलैंड के लोग जाके बस जाएंगे तो वहां की जो सभ्यता संस्कृति है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अब अंडमान निकोबार की बात कर लो, वहां का जरवा जनजाति है, बहुत सारी जनजातियां हैं जो जनजाति एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गई। हमारे यहाँ से लोग ट्रैवलिंग करते आते थे और ट्रैवलिंग करने के साथ साथ अपने साथ तमाम बीमारी एक्सेट्रा भी ले जाते थे। वहां के जो आदिवासी जो एक इंडिजिनस जो प्राकृतिक रूप से वहां के आदिवासी थे, उन आदिवासी के साथ दिक्कत ये थी कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं था। बहुत सारे कंसर्न्स थे जिनके चलते तमाम बीमारियां गई और वो व्यक्ति एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गया, वो लोग मरने लगे। एक और भी कंसर्न्स बना, मान लो हम लोगों के जाने से उनमें वो भयाक्रांत हो जाते हैं। भयाक्रांत का मतलब ये होगा कि चूंकि उनकी मेनलैंड से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है, इसलिए उनमें एक अति स्तर पर एक्साइटमेंट कहो या फियर फैक्टर कहो, जिनमें उन्हें भी इससे भी उनके स्वास्थ्य, उनकी परिवेश पे असर पड़ता है और उनकी मौत होना शुरू हो जाती है। तो कंसर्न ये उठता है कि इस आधार पर कहा गया कि आपको रोका जा सकता है जहां ट्राइबल वेलफेयर हो या किसी की सभ्यता संस्कृति आदि बचानी हो। तो लोगों ने प्रश्न उठाया कि क्यों, देश तो हमारा है, हमारे राइट्स हैं, हम जा सकते हैं घूमने के लिए, हमने तो उसे जानबूझ के मारा नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि आप तो इंटरटेन के लिए वहां जाते हो, आप तो मजे लेने के लिए जाते हो, लेकिन आपके मजा से किसी व्यक्ति को यदि सजा हो रही है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अर्थात आपके जाने से यदि किसी को असुविधा हो रही है, अनकंफर्ट हो रहा है, तो फिर आपको रोका जा सकता है। स्पेशली किसके लिए, तो ये काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हमारे समाज का वो जो वल्नरेबल व्यक्ति है, जो सबसे शोषित दमित पीड़ित व्यक्ति है, जो आज भी सभ्यता के इस कगार पे है कि जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ऐसे कंसर्न्स के आधार पे इस पे रोका जा सकता है। तो इसकी यदि हम बात करें तो डी और ई दोनों को एक ही क्लॉज कंट्रोल करता है, वो है आर्टिकल 19 का क्लॉज 5। इस 5 क्लॉज में दो आधार महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। क्या आधार महत्वपूर्ण बनाया गया है? एक तो है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल, इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे आदिवासी इलाके हैं जहां जनरल क्लास के जो लोग होते हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते, आप रेजिडेंस नहीं कर सकते। कारण क्या है? अब मान लो हिमाचल का कुछ हिस्सा है या रांची का कुछ हिस्सा है, वहां जाके यदि सारे लोग इधर वाले लोग जमीन जाके घर खरीद ले, रहना शुरू कर दे, तो वहां के जो आदिवासी हैं वो बेचारे भोले भाले हैं, उनका क्या होगा? गरीब है, तो उनकी सारी सभ्यता संस्कृति को ही मिटा दी जाएगी। फिर उस जगह की जो डेमोग्राफी है, उस जगह की जो नेचुरल जो लैंडस्केप्स है या तमाम चीजें, वो सारी चीजें बदल जाएंगी, जो देश के लिए अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे कंसर्न्स के लिए कहा गया कि जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, अर्थात आपके रेजिडेंस पे भी रोक लगाई जा सकती है। और इसके साथ साथ जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटीज है, अर्थात अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति को भी से भी संबंधित यदि कोई कंसर्न्स हो, तो इस दोनों ही कंसर्न्स में आपको घूमने के राइट्स को भी रोका जा सकता है और बसने के भी राइट्स के रोके जा सकते हैं। इसलिए तमाम ऐसे हिल स्टेशन है, तमाम ऐसे आदिवासी इलाके हैं, यहां आप जमीन नहीं खरीद सकते और घर नहीं बना सकते। वरना जो भी टूरिस्ट स्थल है वहां तो सारे लोग घर बना लेते, घर जमीन खरीद लेते। तो इसीलिए इन दोनों, तो हमने दो अर्थ कहा, एक तो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और दूसरा अनुसूचित जाति, खासतौर पे वो जो वल्नरेबल है, ऐसे लोगों के संदर्भ में, इन लोगों के हित के लिए यदि उस सरकार को लगे या जिसको भी लगे तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये कौन है? आर्टिकल 19 का क्लॉज 5 कहता है। उसके बाद आता है जो 19 का क्लॉज 1 का एफ है, ये संपत्ति से अधिकार संबंधित अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को अर्जित कैसे कर सकते हो, ये आपकी राइट्स होंगी। आप व्यय कैसे कर सकते हो, अर्थात आप उसको अचीव कैसे कर सकते हो, आपको अर्न कैसे कर सकते हो, आप उसे एक्सपेंड कैसे कर सकते हो, रख कैसे सकते हो, ये सारी चीजें आपके राइट्स में थी और ये होना भी चाहिए एक व्यक्ति के लिए। लेकिन कहा गया, और इसीलिए भारतीय संविधान में शुरुआती दौर में से फंडामेंटल राइट्स में रखा गया, हर व्यक्ति को ये छूट दी गई कि जितनी संपत्ति वो चाहे वो अर्जित कर सकता है, संपत्ति को एक्सपेंड कर सकता है या प्रिजर्व कर सकता है, जैसा भी करना कर सकता है। लेकिन कंसर्न्स ये था कि बाद में इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? कुछ टाइम में जमींदारी की प्रथा थी। आज भी अभी हाल का एक रिपोर्ट आपने देखा होगा कि भारत के 1% लोगों के पास देश के 40% संपत्ति है। अर्थात यह है कि जब 1% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी है तो इतने लोगों का क्या होगा? फिर उनके रिमेनिंग लोगों का क्या कंसर्न्स होंगे? वो तो भूखे मरेंगे, उनके पास तो कुछ होगी नहीं। तो सरकार को डीपीएसपी के तहत या जो हमारे ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज के सरकार की जो जिम्मेदारी है उनके तहत कुछ छूट दी गई कि जमीन वगैरह का बंटवारा किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को लगे यदि तो सरकार जमीन की अधिग्रहण कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन सकती है। अब इसी में कंसर्न था, चूंकि फंडामेंटल राइट में मेंशन था, इसलिए सरकार उस जमीन ले नहीं सकती। और मान लो जमींदार है कोई, अब जमींदार है, उसके पास हजारों एकड़ जमीन है और वहां तमाम ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है। अब वो व्यक्ति जमीन देगा नहीं, सरकार उससे जमीन ले नहीं सकती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का इश्यू है। फिर क्या होगा? बाद में कहा गया कि आर्टिकल 31 में इस बात की व्यवस्था थी कि वहां मुआवजा दिए जाएंगे। तो कई सारे केसेस आएंगे, जब 31 में आएंगे तो उसमें डिटेल करेंगे। आप कंसर्न होगा मुआवजा, तो कितना मुआवजा? अब यदि एक जमींदार है, मान लो उसके पास 10,000 एकड़ जमीन है, सरकार इतनी मुआवजा कहां से देगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जो इलाके के लोग हैं वो गरीब मर जाएंगे, फिर क्या होगा?
तो ऐसी परिस्थिति में लगातार एक डिबेट होता चला, तमाम संशोधन होते गए। फाइनली संशोधन होते होते 70 जो इसके 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में इसे फाइनली इस राइट को समाप्त कर दिया गया और इसे एक नॉर्मल राइट बना दिया गया। अर्थात नॉर्मल राइट बनाने का मतलब यह हुआ, इसकी व्यवस्था कहां कर दी गई, तो इसको आर्टिकल 300 के ए में इसकी व्यवस्था कर दिया गया। आज ये केवल आपका लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सरकार अपने शर्तों पे आपकी जमीन ले सकती है और उस शर्त के लिए जो रेम्यूनरेशंस हो या जो कॉम्पेंसेशन है वो कैसा होगा, वो सरकार डिसाइड कर सकती है। वो एक अलग डिस्कशन होगा, उसमें हम लोग चर्चा करवा लेंगे। तो 19F समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरा होता है 19(1) का जी। इसमें यह है कि व्यक्ति अपने रुचि का अपने हिसाब से अपना व्यवसाय कर सकता है, अपना व्यापार कर सकता है, अपने रुचि के अनुसार जैसा भी कंसर्न्स हो, जो भी विधि व्यापार एक्सेट्रा वो कर सकता है। अर्थात इसमें क्या क्या होंगे, इसमें व्यापार, बिजनेस एंड सो ऑन। इसमें क्या क्या होगा, प्रोफेशन, आप जो भी प्रोफेशन अपनाना चाहो, ऑक्यूपेशन जो भी धंधा करना चाहो, या आप जो भी बिजनेस करना चाहो, वो सारी चीजें आपको अलाउ होंगी। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। तो ये भी जो रिस्ट्रिक्शन है ये कौन करता है, ये सब आर्टिकल इसका 19 का जो 6 है वो इसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है। अब 19 का जो 6 है वो क्या रिस्ट्रिक्ट करता है, वो ये कहता है कि यदि किसी कंसर्न्स में गवर्नमेंट की मोनोपोली हो, गवर्नमेंट की मोनोपोली हो का मतलब ये होगा कि सरकार ने कहा कि ये बिजनेस केवल हम ही कर सकते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे शुरुआती दौर की जब बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने अपने लिए बहुत सारे बिजनेस को आरक्षित कर लिया था कि केवल सरकार ही बनाएगी। जैसे सीमेंट था, चीनी था, ऐसे बहुत सारी चीजें थी, केवल उसका प्रोडक्शन सरकार ही कर सकती थी। बाद में ये हुआ, धीरे धीरे उन चीजों को समाप्त करते चला गया। आज भी जैसे परमाणु ऊर्जा वगैरह से संबंधित चीजें हैं उसमें सरकार का मोनोपोली होता है। तो ये कहा जाता है कि यदि किसी चीजों को सरकार डिसाइड कर ले कि हमारी मोनोपोली होगी, दूसरा नहीं होगा, तो सरकार चूंकि लोकहित की बात करती है, चूंकि प्राइवेट लोग यदि कंपनी बनाएंगे तो प्रॉफिट के लिए कमाएंगे और सरकार क्या करेगी, वेलफेयर के लिए करेगी। तो ऐसे कंसर्न्स में होगा कि सरकार यदि चाहे, जहां सरकार की मोनोपोली चाहिए होगी वहां आपको रोका जा सकता है। इसमें क्या होगा, मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, जहां सरकार चाहेगी कि हम खुद ही व्यापार करें, मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी का मतलब आपकी योग्यता कितनी है। ऐसा नहीं किसी पद या किसी नौकरी या किसी व्यापार करने के लिए आप बिना योग्यता, मान लो आप डॉक्टर नहीं है, आपने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की और आप क्या करोगे, आपको लगेगा नहीं हमें इंजेक्शन देने आता है, हमें भी पता है, हमने गूगल से पढ़ लिया, और आप डॉक्टरी करना शुरू कर दो। तो सरकार इसको भी रोक सकती है कि आपको एक पर्टिकुलर डिग्री लेनी होगी, उस पर्टिकुलर डिग्री लेने के बाद ही आप अपना प्रोफेशन चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री नहीं है फिर भी आप अपना प्रोफेशन, अपना धंधा डॉक्टरी का खोल लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कंसर्न्स, आप टीचर बनेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन लिमिटेड होगी कि आपको एक पर्टिकुलर डिग्री होंगी तभी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज के दौर में क्या हो रहा है, हर व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की जानकारी नहीं हो या क्वालिफिकेशंस नहीं हो, वो व्यक्ति भी कुछ और करने शुरू कर देता है। तो कंसर्न ये है कि आपको जिस चीज की डिग्री है या जो एलिजिबिलिटी है वो सरकार चाहे तो वो फिक्स कर सकती है। इसके साथ साथ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, यदि मान लो लोकहित की कुछ बातें हैं, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोकहित की जो बातें हैं, इस आधार पर भी आपको व्यापार आदि करने से रोका जा सकता है। जैसे आप शराब का व्यापार या अफीम का व्यापार या नार्कोटिक्स का व्यापार नहीं कर सकते, आपको इसके लिए सरकार से पर्टिकुलर परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको व्यापार करने तो अफीम बेचना शुरू कर दोगे, ओपियम बेचना शुरू कर दोगे। तो इस पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये 19(1) जो व्यापार करने का राइट्स है, इसको रिस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है, 19(1) का 6। और जो 19(1) का 6 कर रहा है वो कौन सा है, किस आधार पे, मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट पे, एलिजिबिलिटी पे, या फिर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट पे। इन सारे आधार पे उसको रोका जा सकता है। क्लियर हुआ ये मुद्दा। आई होप कि आर्टिकल 19 आपको समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल रिस्ट्रिक्शंस भी समझ में आ गए, खुद 19 में जो राइट्स दिए गए उसको खुद ही रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया। हाँ, यहां एक दो पॉइंट स्पेशली आप ध्यान रखो कि एक्सप्रेशन का जो हमारा राइट है उसमें मौन होने का भी राइट है, नहीं बोलने का राइट भी है, अर्थात राइट ऑफ साइलेंस भी है। राइट टू एक्सप्रेशन का जो हमारा पार्ट है 19(1) का है ना, इसमें हमारा राइट टू साइलेंस भी है, राइट टू साइलेंस भी है, अर्थात चुप रहने का अधिकार भी है। चुप रहने का भी अधिकार है, अर्थात आपको नहीं बोलना है तो कोई आपको विवश नहीं कर सकता बोलने का। लेकिन यह स्पेशली ध्यान रखो, आगे हम लोग जब जीवन की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो यहां होगा कि जीने के राइट में ना जीने का राइट नहीं है। आगे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, 2 पॉइंट को स्पेशली ध्यान रखो। यहां हमने कहा कि बोलने के राइट में ना बोलने का भी राइट शामिल है, साइलेंस का भी राइट है,
लेकिन जो आगे जो 20 और 21 की बात करते हैं उसमें यह है कि जो जीने का राइट्स है तो उसमें ना जीने का राइट शामिल नहीं है, अर्थात आप जीना छोड़ नहीं सकते, गलत कंसर्न होंगे। इसके बाद हड़ताल आदि करने का राइट नहीं होंगे आपको, हड़ताल या बंद आदि करने के राइट्स नहीं होंगे। इसी एक्सप्रेशन ये हड़ताल या बंद नहीं कर सकते आप। इसी के साथ जो राइट टू एक्सप्रेस है, इसी में जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन एटसेट्रा भी है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब के भी राइट इसी में है कि उसको जो है न्यूज़पेपर में यदि सही बातें हैं, कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस वहां भी है कि आप संसद की या कोर्ट की कुछ ऐसे कंसर्न्स को पब्लिश नहीं कर सकते बिना उसकी परमिशन के, तो वो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाएगा, उसकी भी चर्चा करवा लेंगे। लेकिन अब भी बेसिक से अर्थ में चर्चा करें कि न्यूज़पेपर, मीडिया एटसेट्रा को भी एक्सप्रेशन की राइट दी गई है, वो सच को पब्लिश कर सकता है, हाँ, झूठ को पब्लिश नहीं कर सकता। इसी में कुछ दो पार्ट्स और भी हैं, जैसे मान लो सेंसरशिप का राइट्स होगा। एक्सप्रेशन के राइट में एक पॉइंट ये भी है, एक्सप्रेशन के राइट में हमारा राइट आता है कि हम किसी भी तरह की मूवी एटसेट्रा भी बना सकते हैं। ये भी एक प्रश्न होगा, अभी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने की बात हो रही है उसमें हो रहा है। जैसे सिनेमेटोग्राफी एक्ट, जो सिनेमा बनाने का एक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एडल्ट्री है या वायलेंस है या बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पे एक सेंसरशिप किया जाता है कि आप इनको नहीं दिखा सकते, या आपको सिनेमा के पर्दे पे लिख दिया जाता है कि ए, या ए का मतलब एडल्ट, ये सीनियर लोगों के लिए है या फिर डॉक्टर के लिए है या किसी स्पेशल प्रोफेशंस के लिए है, उसके लिए आपको दिखाना होगा। आप इन चीजों को मानने के लिए बाध्य होंगे। तो एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि हमने बार बार कहा कि लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए आप पब्लिश कर सकते हो। तो इसीलिए जो फिल्म, चलचित्र, बहुत सारे भी किसमें आ जाएंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म, मूवी, ये सारी चीजें भी इसमें ही आ जाएंगे। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म चूंकि नहीं था इस पे, इसलिए इसको भी इसमें लाने की बातें हो रही हैं, आगे कभी इसकी डिस्कशन करवाएंगे। हाँ, लेकिन इसका रेस्ट्रिक्शन कैसे होगा फिल्म आदि का, तो इसके लिए सेंसरशिप की बात होती है कि मतलब एक सेंसरशिप बोर्ड होता है, और जो सेंसरशिप बोर्ड है वो पहले मूवी एटसेट्रा को देखेगा तभी रिलीज करने की इजाजत देगा, अर्थात बिना देखे वो इजाजत नहीं दे सकता। जब वो देखेगा कि सर्टिफिकेशन प्रॉपर है, किस कैटेगरी के ग्राहक या किस कैटेगरी के दर्शक के लिए बनाया गया है, वो नोटिफाइड करेगा, फिर उसे प्रचार करने की अनुमति देगा। यदि देखेगा कि जो प्रदर्शक हैं या जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने कैटेगराइज तो कुछ अलग किया है, लेकिन फिल्म में असामाजिक या अनएक्सेप्टेबल या इमोरल थिंग्स है, तो उसे वो उस हद तक कट भी कर सकता है। हाँ, एक पॉइंट स्पेशली यहां ध्यान रखो, सेंसरशिप का राइट तो है, लेकिन प्री सेंसरशिप का राइट नहीं हो सकता, अर्थात यहां स्पेशल ध्यान रखो, प्री सेंसरशिप नहीं हो सकता। पोस्ट सेंसरशिप तो है, प्री सेंसरशिप नहीं हो सकता, प्री सेंसरशिप नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो किसी ने कहा कि हमें अमुक मुद्दे पे, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, जैसे मान लो कश्मीर फाइल्स ही है, या मान लो अभी बंगाल फाइल्स की चर्चा चल रही है कि इस पे मूवी बनाई जाएगी, तो कहा जाता है कि ये समाज के लिए विध्वंसक होगा, समाज के लिए एक्साइट, मतलब एक दंगा या किसी चीज को उकसा सकता है, इसीलिए आप मूवी नहीं बना सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्री सेंसरशिप पहले ही आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी मूवी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। हाँ, पोस्ट सेंसरशिप आप कर सकते हो, जब मूवी बन गया तो जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड देखेगी और देखने के बाद डिसाइड करेगी कि वेदर इट्स बी एक्सेप्टेबल और नॉट, वेदर इट्स बी, जो इसको प्रदर्शित किया जा सकता है या नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लियर? अर्थात ये हुआ किसी मुद्दे पे लिखने से पहले ही हम नहीं रोक लगा देंगे कि इस मुद्दे पे आप लिख ही नहीं सकते, किसी मुद्दे पे पहले से ही हम मूवी बनाने से रोक नहीं लगा देंगे कि आप मूवी बना ही नहीं सकते, किसी मुद्दे को प्रदर्शन करने से हम पहले ही नहीं रोक लगा देंगे। हाँ, बनाने के बाद प्रदर्शन होने से पहले, अर्थात पोस्ट सेंसरशिप हम कर सकते हैं, प्री सेंसरशिप अलाउ नहीं है। क्लियर हुआ ये मुद्दा? तो अब जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। फिर आर्टिकल 22 होगा, छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो चलो, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।